Good morning, students. In our last class, we have discussed the heat engine, right? That basically it was the engine which converts the heat energy into the mechanical work. And we have also seen that its efficiency was not 100%, and only we could get the efficiency of 26% to 40% when we are talking about the petrol engine and diesel engine respectively, right? So to increase the efficiency of a heat engine, a new engine was being invented by Sadi Carnot. Sadi Carnot is a name of scientist, and this engine was called as the Carnot's engine, right? इस इंजन को बोला गया कार्नोट इंजन. सो बेसिकली व्हाट इज द कार्नोट इंजन? और इस कार्नोट इंजन से में कैसे जो एफिशिएंसी है एक नॉर्मल इंजन की उसको इंक्रीज किया गया, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इन द कार्नोट इंजन. ऑल्सो कार्नोट इंजन में हम डिस्कस करेंगे कार्नोट साइकिल के बारे में भी. सो इन द ईयर 1824 में सादी कार्नोट ही वाज अ साइंटिस्ट. उन्होंने एक ऐसा इंजन कंसिडर किया जिसकी एफिशिएंसी हीट इंजन से ज़्यादा हो, और कोशिश की गई कि हमको 100% एफिशिएंसी वाला एक इंजन मिल सके, राइट? बेसिकली हीट इंजन में जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जो वर्किंग सब्सटेंस था वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा था, और जो मैक्स बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है वहाँ पे वो लॉस हो रही थी, राइट? सो उस हीट लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, उसको बचाने के लिए एक नया इंजन बनाया गया, एंड दैट वाज कॉल्ड एज द कार्नोट इंजन. इस कार्नोट इंजन में किसी भी तरीके से एनर्जी का लॉस नहीं हो, इस चीज़ का ध्यान रखा गया. बेसिकली क्या अरेंजमेंट था, क्या इसके पार्ट्स लिए गए, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे. वहाँ पे हमने मेन पार्ट्स जो देखे थे दैट वर द सिंक, सोर्स एंड वर्किंग सब्सटेंस. यहाँ पे हम जो मेन पार्ट्स देख रहे हैं कार्नोट इंजन के, वो क्या क्या है वो समझते हैं. सबसे पहले एक कार्नोट इंजन में जो होना चाहिए, यहाँ पे भी हमको एक सोर्स की रिक्वायरमेंट तो डेफिनेटली होगी. सो हमने एक सोर्स ले लिया, राइट? द सेकेंड थिंग दैट वी रिक्वायर इन अ कार्नोट इंजन इज द सिंक. जैसे हमको सोर्स की रिक्वायरमेंट है, वैसी सिंक की भी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट है उसको हमको एमिट करवाना है, उसको रिलीज करने के लिए हमको सिंक की ज़रूरत डेफिनेटली होगी, राइट? इसके अलावा कार्नोट इंजन में जो एनर्जी है उसका लॉस नहीं हो, इस चीज़ का ध्यान रखा गया, और इस चीज़ के लिए आइडियल गैस को एज अ वर्किंग सब्सटेंस यूज़ किया गया. और आइडियल गैस को एज अ वर्किंग सब्सटेंस यूज़ करने के लिए यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल पिस्टन रखा गया, या सिलेंडर एंड पिस्टन असेंबली भी हम इसको बोल सकते हैं. सिलेंडर और पिस्टन का कॉम्बिनेशन रखा गया जिसमें कि आइडियल गैस फिल की गई, और उसको हमने एज अ वर्किंग सब्सटेंस यहाँ पे यूज़ किया. कैसे यूज़ किया वो चीज़ अभी हम समझेंगे. इसके अलावा जो फोर्थ इसका मेन पार्ट था दैट वाज अ नॉन कंडक्टिंग प्लेटफॉर्म. एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि बिल्कुल नॉन कंडक्टिंग हो, मतलब कि वो अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने दे, राइट? इट शुड बी अ परफेक्ट इंसुलेटर, जिससे कि जो हीट है वो किसी भी तरीके से सिस्टम के बाहर नहीं जा पाए, और जो हीट का लॉस है उसको हम प्रिवेंट कर सकें, उसको हम बचा सकें, मतलब हीट को लॉस होने से बचाया जा सके. इस तरीके का एक सिस्टम रखा गया जिसको कि बोलेंगे हम नॉन कंडक्टिंग प्लेटफॉर्म. और इसके अलावा ऑब्वियसली बात है वर्किंग सब्सटेंस पे वर्क किया जाएगा, और जो वो वर्किंग सब्सटेंस जो है वो सोर्स से हीट लेगा, उस पर कुछ वर्क करेगा, और जो बची हुई हीट है वो सिंक को प्रोवाइड करेगा, राइट? सो बेसिकली ये कुछ मेन पार्ट्स थे एक कार्नोट इंजन के. और एक कार्नोट इंजन किस तरीके से डिज़ाइन किया गया वो समझते हैं. सबसे पहले मैंने एक नॉन कंडक्टिंग प्लेटफॉर्म ले लिया, राइट? ये जो प्लेटफॉर्म है
ये अपने अंदर से हीट को किसी भी तरीके से पास नहीं होने देगा। मतलब अगर यहाँ पे कोई दो चीज़ें रखी हुई हैं तो उनके बीच में जो हीट है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी इस मीडियम के थ्रू, राइट। इसके अलावा मैंने एक एनर्जी का सोर्स लिया। दिस एनर्जी सोर्स अगेन, जैसा हमने एक हीट इंजन में कंसिडर किया था कि ये एक इनफाइनाइट कैपेसिटी वाला एक हीट रिजर्वायर है, जिससे कि हमें कितनी भी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो ले सकता हूँ, और मैं इससे चाहे कितनी भी हीट ले लूँ इसका टेम्परेचर हमेशा T1 केल्विन ही रहने वाला है, राइट। सो एक इनफाइनाइट कैपेसिटी का हमने हीट रिजर्वायर लिया है जिसका टेम्परेचर मैंने मान लिया T1 केल्विन, राइट। ऑल्सो यहाँ पर मैंने एक सिंक कंसिडर किया, दैट सिंक इज अगेन द इनफाइनाइट कैपेसिटी का हीट रिजर्वायर, जिसको मैं चाहे कितनी भी हीट दे दूँ उसका टेम्परेचर कभी भी इंक्रीज नहीं होगा, और विच विल ऑलवेज रिमेन एट द एक्सट्रीम लो टेम्परेचर एंड द टेम्परेचर विल रिमेन एट T2 केल्विन, राइट। इसके अलावा जो हमने सिलेंडर एंड पिस्टन असेंबली की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने एक सिलेंडर लिया लाइक दिस इज द सिलेंडर दैट आई हैव टेकन, और इस सिलेंडर के अलावा मैंने यहाँ पे एक पिस्टन जो है वो अरेंज कर लिया। बेसिकली ये जो पिस्टन है उस पिस्टन को मैं अपसाइड डाउन इस तरीके से मूव कर सकता हूँ, और इसको मूव करने से क्या होगा कि इस सिस्टम के अंदर हमने एक आइडियल गैस फिल कर दी है, राइट। ये जो पूरा सिस्टम है इसके अंदर मैंने एक आइडियल गैस फिल कर दी, और ये जो आइडियल गैस है वो बेसिकली मेरे लिए एज अ वर्किंग सब्सटेंस वर्क कर रही है। मतलब वहाँ पे जो आप पेट्रोल और डीजल का यूज़ कर रहे थे वहाँ पे हम उसकी जगह पे आइडियल गैस का यूज़ कर रहे हैं। हम इस पिस्टन को अपसाइड डाउन करेंगे इस तरीके से, तो जिससे जो प्रेशर और वॉल्यूम है वो चेंज होगा, राइट। आइडियल गैस में जो वो कंप्रेस होगी, उसमें रिलैक्सेशन होगा, जिससे क्या चीज़ें होंगी वो सब हम डिस्कस करेंगे। ऑल्सो इस कंडक्टर की जो नीचे वाली वॉल है, दिस इज अ कंडक्टिंग वॉल, मतलब इसके थ्रू जो हीट है वो पास हो सकती है। दिस इज अ कंडक्टिंग वॉल। ये जो नीचे वाली वॉल है उसको कंडक्टर का बनाया गया जिससे कि जो हीट है वो पास हो पाए। ये जो है ये आपका सिलेंडर है, सो वी शुड नेम इट सिलेंडर हियर, एंड दिस इज बेसिकली द पिस्टन। तो ये जो सिलेंडर और पिस्टन है साथ में, उसको बोला जाता है सिलेंडर एंड पिस्टन असेंबली। तो इस तरीके से हमारा जो कार्नोट इंजन है वो प्रिपेयर किया गया। बेसिकली कार्नोट इंजन को प्रिपेयर करने का बेनिफिट एक छोटा सा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। वहाँ पे पेट्रोल और डीजल ऑब्वियसली बात है कि उनसे जो हीट है वो कंप्लीटली मैकेनिकल वर्क में कंप्लीट नहीं कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, और कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो उसका लॉस होगा। सिंस यहाँ पे आपने एक आइडियल गैस को अपना वर्किंग सब्सटेंस माना है, और जो आइडियल गैस होती है वो सारी उस प्रॉपर्टीज़ को शो करती है जिससे कि किसी भी तरीके से जो हीट एनर्जी है उसका लॉस नहीं हो, और जितनी भी हीट एनर्जी है वो उसको पूरा का पूरा आपको उसका मैकेनिकल वर्क मिल जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आइडियल गैस जो है वो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। हमारे पास कोई भी ऐसी गैस नहीं है जिसको कि हम आइडियल गैस बोल पाएँ। हाँ, कुछ गैसेस हैं जो आइडियल गैस की कुछ प्रॉपर्टीज़ को शो करती हैं, कुछ एक्सटेंट तक शो कर सकती हैं, लेकिन एक परफेक्ट आइडियल गैस मिलना पॉसिबल नहीं है। इट इज़ जस्ट अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। तो ये जो कार्नोट इंजन है वो सिर्फ एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट बन के रह गया, और प्रैक्टिकली हमको इस तरीके का कोई इंजन नहीं मिल पाया। यहाँ पे हम उन गैसेस को यूज़ कर सकते हैं जो आइडियल गैस की तरह वर्क करती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ को शो करती हैं, बट we cannot find the perfect ideal gas here, and that is why we cannot get the 100% efficiency of the Carnot engine, right? But still हमको जो efficiency थी वो एक heat engine से ज़्यादा मिली जब हमने यहाँ पे एक गैस का यूज़ किया as a working substance। इसकी वर्किंग को थोड़ा सा समझते हैं with the help of a curve also, कि जो कार्नोट साइकिल का हमको कर्व मिला, कार्नोट इंजन की जो वर्किंग है वो कैसे हुई, उससे हमको किस तरीके का कर्व मिला, वो चीज़ यहाँ पे डिस्कस करते हैं।
I hope the construction and the significance of each of the part must be clear. So जो कार्नोट साइकिल है वो किस तरीके से वर्क करती है वो समझते हैं. बेसिकली जो कार्नोट साइकिल है वो एक साइक्लिक प्रोसेस का एग्जाम्पल है, राइट. साइक्लिक प्रोसेस वो जिसमें हमने जहां से शुरू किया था हम फिर से पूरी प्रोसेस होने के बाद फिर से वहीं पे आ जाते हैं, उस तरीके की साइकिल को बोला जाता है कार्नोट साइकिल. और कार्नोट साइकिल जो है वो एक साइक्लिक प्रोसेस का एग्जाम्पल है, राइट. सबसे पहले हमने मान लिया कि इनिशियली जो गैसेस थी एक पॉइंट ए पे और जो प्रेशर और वॉल्यूम था वो हमने मान लिया P1, V1, राइट. अब जैसे ही आपने जो पिस्टन है उसको कंप्रेस किया, तो जब आपने उसको कंप्रेस किया उसको आपने रिलीज किया, तो जब आप उसको रिलीज करेंगे तो उसमें एक तरीके का एक्सपांशन होगा, राइट. जब हम पिस्टन को ऊपर करेंगे तो जो गैसेस हैं वो एक्सपांड होंगी और हमको एक तरीके का एक्सपांशन मिलेगा जिसको हम बोलेंगे आइसोथर्मल एक्सपांशन, राइट. द एक्सपांशन दैट वी हैव गॉट फ्रॉम हियर इज द आइसोथर्मल एक्सपांशन. तो हमको आइसोथर्मल एक्सपांशन मिला और हमने मान लिया पॉइंट बी जो प्रेशर और वॉल्यूम है वो हमने मान लिया अब कितना हो गया है P2, V2, राइट. ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे y एक्सिस पे हम P शो कर रहे हैं, x एक्सिस पे हम V शो कर रहे हैं. जैसे ही आपने उस पिस्टन को ऊपर किया तो जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा. पहले वॉल्यूम इतना था, अब वॉल्यूम इतना है, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया x एक्सिस पर. जब आप उसको ऊपर करोगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा. पहले प्रेशर इतना था, अब पहले प्रेशर इतना था, अब प्रेशर जो है वो इतना ही बचा है, राइट. अब क्या होगा, ये जो है वो आइसोथर्मल एक्सपांशन हुआ फर्स्ट प्रोसेस में. अब हमने जो पिस्टन है उसको नीचे किया, तो जब आपने उस पिस्टन को नीचे किया तो उसके कारण यहाँ पे इस तरीके का आपको एक कर्व मिलेगा एंड व्हाट यू कॉल इट एज द एडियाबैटिक एक्सपांशन, राइट. तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एडियाबैटिक एक्सपांशन. एडियाबैटिक एक्सपांशन वो जिसमें हीट जो है उसका ट्रांसफर नहीं होता है. अच्छा, ये जो एडियाबैटिक एक्सपांशन हमको मिला है वो कैसे मिला है कि सबसे पहले जो हमारी सिलेंडर एंड पिस्टन असेंबली थी उसको मैंने सोर्स पे रख दिया और उसको जब मैंने पिस्टन को ऊपर किया, आउटवर्ड मोशन किया, तो उसमें आइसोथर्मल एक्सपांशन हुआ. अब मैंने क्या किया, जो मेरी सिलेंडर एंड पिस्टन असेंबली है उसको मैंने उठा करके जो आइसोलेटेड प्लेट है उस पर रख दिया है. चूंकि मैंने उसको आइसोलेटेड प्लेट पे रखा है तो आइसोलेटेड प्लेट पे रखने से क्या होगा, जो हीट है उसका ट्रांसफर नहीं हो पाएगा. और चूंकि हीट का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे हमको किस तरीके का एक्सपांशन मिलेगा, एडियाबैटिक एक्सपांशन. बिकॉज वी नो दैट एडियाबैटिक एक्सपांशन वो होता है जिसमें कि जो हीट है उसका किसी भी तरीके से ट्रांसफर नहीं हो पाता है, राइट. अब मैंने क्या किया, उसको उठाकर सिंक पे रख दिया. जो मेरे सिलेंडर एंड पिस्टन असेंबली है उसको मैंने, अच्छा यहाँ पे हमको पॉइंट मिल गया C और यहाँ पर जो प्रेशर एंड वॉल्यूम हो गया वो मैंने मान लिया P3, V3, राइट. यहाँ पे प्रेशर एंड वॉल्यूम हमारे पास आ गया P3, V3. नाउ हम क्या करेंगे, अब हमने हमारी सिलेंडर एंड पिस्टन असेंबली को उठाकर सिंक पे रख दिया है और जब हमने उसको सिंक पे रखा तो अगेन वो क्या करेगा, हीट को ट्रांसफ़र करेगा. और उसके बाद हमने क्या किया, जो पिस्टन है उसको हम इनवर्ड मूव कर रहे हैं. तो जब आप उसको इनवर्ड मूव कर रहे हो इसका मतलब आप उस पर क्या कर रहे हो, कंप्रेशन कर रहे हो. कंप्रेशन करने से क्या हुआ, गैसेस का वॉल्यूम कम हुआ और प्रेशर जो है वो इंक्रीज हुआ. तो जब वॉल्यूम कम और प्रेशर इंक्रीज तो हमको इस तरीके से एक पॉइंट मिल जाएगा, दैट पॉइंट विल बी D. और इस D पर जो प्रेशर और वॉल्यूम है उसको मैंने मान लिया P4, V4. और ये जो प्रोसेस है उसमें हमको कंप्रेशन मिला है, राइट. इस प्रोसेस में हमको कंप्रेशन मिला और किस तरीके का कंप्रेशन मिला,
आइसोथर्मल, क्योंकि हमने उसको सिंक पे रखा है और सिंक से जो हीट का ट्रांसफर है वो पॉसिबल है, एंड सिंस हीट का ट्रांसफर पॉसिबल है दैट्स व्हाई वी हैव गॉट द आइसोथर्मल कंप्रेशन, राइट। अगेन आपने उसको वहाँ से उठा के फिर से हमने उसको जो हमारी आइसोलेटेड प्लेट है उस पर रख दिया। जब आपने उसको आइसोलेटेड प्लेट पे रखा तो अगेन उसमें कंप्रेशन होगा एंड इट विल कम टू इट्स इनिशियल स्टेज, राइट। तो ये वाला जो कंप्रेशन हुआ है, सिंस यहाँ पे हीट का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है दैट्स व्हाई इट इज द एडियाबैटिक कंप्रेशन। और चूंकि यहाँ पे हीट का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है और ये एडियाबैटिक कंप्रेशन है, सो आप फिर से उसी स्टेज पे आ जाओगे जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। और सिंस हम वहीं पे फिर से उसी स्टेज पे आ गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द एन एग्जाम्पल ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, राइट। इसको हम साइक्लिक प्रोसेस का एग्जाम्पल भी बोलते हैं। This is basically the working of an adiabatic, the working of a Carnot engine या Carnot cycle। अब जैसे हमने इफिशिएंसी पढ़ी थी एक हीट इंजन की, वैसे ही हमको यहाँ पे इफिशिएंसी पढ़नी है एक कार्नोट इंजन की, राइट। कि कार्नोट, ऑब्वियसली बात है, हमने डिस्कस किया कि कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो एक नॉर्मल हीट इंजन से ज़्यादा होती है। सो एक हीट इसकी एफिशिएंसी के लिए अगर मैं एक्सप्रेशन निकालना चाहूँ, सो व्हाट कैन बी द एक्सप्रेशन, दैट एक्सप्रेशन वी आर गोइंग टू डिराइव हियर, राइट। So the next topic would be the efficiency of Carnot engine. This is the very important topic I have told you so many times. Efficiency of Carnot engine, right? It is again denoted by eta only. इसको भी हम कैसे डिनोट करते हैं, eta से। सो अगर मैं ईटा के फॉर्मूले की बात करूं तो ईटा का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, दैट दिस ईटा इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में द हीट एब्जॉर्ब्ड, राइट। ईटा का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन में हीट एब्जॉर्ब्ड। जो वर्क डन होगा दैट विल बी बेसिकली W, और जितनी हीट वर्किंग सब्सटेंस ने सोर्स से एब्जॉर्ब करी दैट हीट विल बी Q1, राइट। वर्किंग सब्सटेंस जो कि आइडियल गैस है उसने सोर्स से जितनी हीट ली वो कितनी हीट ली, Q1 के बराबर, एंड दैट्स व्हाई आई हैव रिटन Q1 हियर। और जो वर्क डन हुआ है बेसिकली वो वर्क डन कितना हुआ है, दैट वर्क डन इज Q1 माइनस Q2, राइट। जो वर्क डन हुआ है वो कितना हुआ है, इट इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2, एंड इफ इट इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2, सो आई हैव रिटन वर्क डन इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2 हियर, एंड Q1 आई हैव रिटन as it is। also अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दूं तो दिस ईटा इज इक्वल्स टू Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, और यू कैन राइट दिस ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस Q2 अपॉन में Q1। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन। एक कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी के लिए अगर मैं एक एक्सप्रेशन की बात करूं तो दिस विल बी द एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन है Q की टर्म्स में, दैट इज हीट की टर्म्स में। अगर मुझे इसी एक्सप्रेशन को टेम्परेचर की टर्म्स में निकालना हो तो मैं कैसे ईटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ टेम्परेचर के टर्म्स में, वो हम यहाँ पे समझते हैं। दैट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस ईटा इन टर्म्स ऑफ कैपिटल T, दैट इज द टेम्परेचर, राइट। सो स्टूडेंट्स, वी नो दैट फॉर द एडियाबैटिक एक्सप्रेशन, फॉर द एडियाबैटिक एक्सपांशन, Tv to the power sigma is equals to Tv to the power sigma again, that is T1 V1 to the power sigma is equals to T2 V2 to the power sigma। लेकिन जब हम एडियाबैटिक की बात कर रहे हैं तो जो एडियाबैटिक एक्सपांशन है वो B से C के बीच में हो रहा है, राइट। और जब वो B से C के बीच में हो रहा है तो हमको ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से मिलेगा, दैट इज T1 V2 to the power गामा माइनस 1। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे जो गामा है वो गामा -1 हो जाएगा बोथ द साइड्स। सो वी हैव गॉट द एक्सप्रेशन लाइक दिस। और एक चीज़ आपको और पता है कि T1 T2 का रेशो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, दैट T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू V3 अपॉन में V2 टू द पावर गामा -1। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया T1 T2 का, दैट V2 V3 की टर्म्स में, राइट।
अब वैसे ही अगर मैं बात करूं तो हमको एक एडियाबेटिक कर्व और मिलता है, और वो मिलता है ए और डी के बीच में, राइट। तो ए और डी के बीच में जो एडियाबेटिक कर्व आपको मिल रहा है, उसके लिए हम अगर बात करें तो वो हो जाएगा T1V1 टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू T4V1 टू द पावर गामा माइनस 1, राइट। हमारे पास एक और एक्सप्रेशन आ गया, sorry, this will be T2 T4, from T2 to T4 we are talking about, right? So ये हो जाएगा T2 to T4 to the power gamma minus 1। ये हम बात कर रहे हैं AD के लिए, जब आपको एडियाबैटिक कंप्रेशन मिल रहा है। यहाँ से अगर मैं T1 T2 की वैल्यू निकालूं, so this T1 अपॉन में T2 is equals to V4 अपॉन में V1 to the power gamma minus 1। This is the relation that I have got between the T1 and T2। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस, ये दोनों T1 अपॉन T2 का ही रेशो है, तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं, सो गिव इट इक्वेशन नंबर 1, दिस वन इक्वेशन नंबर 2। ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर दिया, और जब हमने इनको इक्वेट किया, सो वी हैव गॉट द रिलेशन लाइक दिस, राइट। हमने इन दोनों को इक्वेट कर लिया है और हमारे पास एक रिलेशन आ गया, दैट इज बीइंग शोन हियर। दैट इज, यू कैन सिंपली से दैट V3 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू V4 अपॉन में V1, राइट। और यू कैन ऑल्सो से दैट इस V1 को अगर मैं इधर भेज दूं, ओके जस्ट अ सेकेंड, इसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसा भी लिख सकते हैं दैट V2 अपॉन V1 इज इक्वल्स टू V3 अपॉन V4। V2 अपॉन V1 इज इक्वल्स टू V3 अपॉन में V4। दैट इज, मैंने इस V4 को इधर भेज दिया और इस V2 को इधर भेज दिया, राइट। दैट इज V3 अपॉन V4 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन में V1, जिसको कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करें, तो इन दोनों इक्वेशंस से हमारे पास एक चीज़ आ जाएगी, दैट विल बी Q2 अपॉन में Q1 का रेशो हमको यहाँ से मिल जाएगा, दैट इज Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल्स टू RT2 log V3 अपॉन में V4 इज अपॉन में RT1 log V2 अपॉन में V1, राइट। हमको यहाँ से Q1 Q2 का रेशो मिल गया, दैट इज Q2 अपॉन में Q1 इज इक्वल्स टू RT2 log V3 अपॉन V4 अपॉन में RT1 log V2 अपॉन में V1, राइट। दिस इज द रेशो दैट वी हैव गॉट फ्रॉम हियर। एक चीज और, ये जो log वैल्यू है उसके बेस में हमारे पास यहाँ पे एक्सपोनेंशियल चल रहा है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ log E। यहाँ से जो टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगी एंड वी विल गेट R से R कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्योंकि इन दोनों का रेशो इक्वल है। दैट इज Q2 अपॉन में Q1 इज इक्वल्स टू T2 अपॉन में T1। और हमको ये चीज पता है दैट दिस ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, तो इस Q2 अपॉन Q1 की जगह पे मैं T2 माइनस T1 भी लिख सकता हूँ, दैट इज ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन में T1, राइट। सो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया इफिशियंसी ऑफ अ Carnot इंजन इन टर्म्स ऑफ T1 T2 ऑल्सो, राइट। एंड दिस कैन बी द फॉर्मूला, आप दोनों ही फॉर्मूलेज को यूज कर सकते हो एज पर द क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड यू इन द न्यूमेरिकल, कि हम इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट। सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द एफिशिएंसी ऑफ अ Carnot इंजन। Hence the Carnot engine is completed. In our next class we are going to discuss the principle of refrigeration। जो हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर्स होते हैं वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं वो चीज़ हम समझेंगे। So that's all for today's class, students. The further topics we are going to discuss in the next class. Thank you.